साथियों, आज 22 मई है और माह रमजान 2020 का अलविदा जुमा है। इस पर बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवान सोशल मीडिया पर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन मैंने इस पर किसी को मुबारकबाद नहीं दी। ऐसा मैंने क्यों किया वो मैं आपको बताता हूं। 22 मई भारत के इतिहास में एक खतरनाक स्थान रखती है। जब हर साल 22 मई आती है और जो 22 मई के बारे में जानते हैं उनकी रूह कांप जाती है और वो उस दिन रोटी भी नहीं खा पाते, क्योंकि इतना खतरनाक, इतना खौफनाक मंजर 22 मई भारत के इतिहास में रखती है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर मुस्लिम नौजवान भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं और मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद कांग्रेस का विरोध करता हूं। जब मैं ऐसा करता हूं तो मुसलमान मुझे गंदी गंदी गालियां लिखकर भेजते हैं और मेल्स करते हैं। व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेजेस की भरमार रहती है और कहते हैं कि एडवोकेट इंतखाब आजाद तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और भारतीय जनता पार्टी का दलाल है, उसी के लिए काम करता है। इस तरह के आरोप, इस तरह के मैसेज, इस तरह के मेल मेरे पास हर रोज बड़ी तादाद में आते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस का विरोध क्यों करता हूं? ये 22 मई का खेल क्या है? इस 22 मई का खौफनाक इतिहास क्या है? साथियों, आज से करीब 33 साल पहले सन 1987 में भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। खेल को खेल की भावना से देखा जा रहा था, लेकिन कुछ तंग जहन लोग इसको हिंदू और मुसलमान की नजर से देख रहे थे। 1987 में भी 22 मई को माह रमजान का अलविदा जुमा था और आज 2020 में भी माह रमजान का अलविदा जुमा है। साथियों, ये तारीख इसलिए खतरनाक स्थान रखती है कि 1987 में जब भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था तो संभवतः पाकिस्तान इस मैच में जीत गया। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के अंदर एक मोहल्ला पड़ता है हाशिमपुरा। उस हाशिमपुरा के अंदर क्या होता है कि एक 10-12 साल का बच्चा पाकिस्तान की जीत पर लड्डू बांट देता है। वहीं पर हमारे दूसरे समुदाय के लोगों को ऑब्जेक्शन होता है और उस ऑब्जेक्शन पर तकरार शुरू हो जाती है और दो संप्रदायों के बीच, यानी हिंदूवादी संगठनों और मुसलमानों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और यह लड़ाई 15-20 दिन तक वहां कर्फ्यू रहता है। और इसमें क्या होता है कि करीब 150 लोगों को तो पुलिस वहीं पर मौत के घाट उतार देती है। और उसके बाद 22 मई 1987 की रात को तरावी का वक्त था। मुसलमान तरावी पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस की वैन आती है और पुलिस की वैन आकर वहां बंदूक की नोक पर घरों में घुसती है, छतों पर चढ़ती है और एक एक को चुनकर करीब 45 मुस्लिम नौजवानों को वो एक वैन में भरती है और वैन में भरकर उनको ले जाती है और ले जाकर रात के अंधेरे में पास में ही एक मुरादनगर जगह है, वहां एक नदी है, उस नदी पर ले जाते हैं और वहां ले जाकर उनको अपनी वैन से उतारते हैं और वैन से उतारने के बाद पहले उनकी एक एक को उतारते हैं और जमकर उसकी कुटाई करते हैं और कुटाई करने के बाद फिर उसकी खोपड़ी में 2-2, 3-3 गोलियां मारते रहे और एक एक को इसी तरह वैन से उतारकर वो नदी में डालते चले गए। इतिहासकार बताते हैं कि नदी का पानी बहुत दिनों तक लाल हो गया। मजलूमों के खून से, मुसलमानों के खून से नदी का पानी लाल हो गया और उसके अंदर लाल था। उसी में दो लोग थे। उसी खौफनाक रात को 22 मई 1987 को एक जुल्फकार और एक निसार नाम का आदमी था। उनकी भी पिटाई करी, उनको गोली सर में न लग करके कहीं और लगी और वो किसी तरीके से बच गए, लेकिन उन्होंने उनको मरा हुआ समझकर उस नदी में डाल दिया। उन लोगों ने क्या किया? जाको राके साई मार सके ना कोई, जब ऊपर वाला बचाता है तो कोई मार नहीं सकता। तो उन्होंने एक झाड़ी पकड़ ली और झाड़ी पकड़कर वो वहीं पर जैसे कैसे बचे रहे। लेकिन जब उन सब लोगों को मारकर पुलिस चली गई
तो वो जैसे कैसे नदी से बाहर निकले और नदी से बाहर निकलने के बाद उन लोगों ने मुरादनगर की तरफ रुख किया और वहां वो जैसी कैसी हालत में पहुंचे तो लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और वहां की पुलिस को विश्वास में लिया गया और उन लोगों को, निसार और जुल्फकार को, वहां पुलिस को सौंप दिया। और पुलिस ने फिर जब मुसलमान इकट्ठे हो गए और जो सेकुलर जहन लोग थे वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने इन दोनों लोगों को वहां पर भेज दिया। उन्होंने ये सारी खौफनाक घटना बताई थी और एक परवीन जैन नाम के एक पत्रकार हुआ करते थे उस टाइम, उन्होंने पुलिस के वो खतरनाक फोटो 22 मई 1987 माह रमजान की तरावी का वक्त, अलविदा जुमा, उस वक्त जब रात के अंधेरे में पुलिस की वैन आती है और मुसलमानों को घरों से निकालकर उनको वैन में उनके हाथ ऐसे खड़े करा देती है और बंदूक उनके ऊपर तानती है और उनको वैन में भरकर ले जाती है, वो तस्वीर उन्होंने उस वक्त खींच ली थी। वही तस्वीरें बाद में कोर्ट के अंदर पेश की गई और जो जुल्फकार और निसार का मामला था वो बातें भी उन्होंने बाकायदा कोर्ट में बयान की और उसके बाद एक लंबे अरसे तक उसमें मुकदमा चला। कुछ पुलिस वाले मर गए थे और कुछ को रिटायर हो गए थे। बाद में उन लोगों को हाई कोर्ट ने भी पिछले साल ही उनको उम्र कैद की कुछ सजा वजा इस तरह की बात सुनाई है। साथियों, ये सारा मंजर, ये सारा खौफनाक वाकया करीब 25 दिनों तक वहां कर्फ्यू रहा। 150 मुसलमानों को मौत के घाट हाशिमपुरा के अंदर उतारा गया। 45 लोगों को गाड़ी में भरकर मुरादनगर की नहर में मारकर गिराया गया। नदी का पानी लाल हो गया। और ये जानते हैं कैसे हुआ? ये जब घटना घटी उस वक्त केंद्र के अंदर सेकुलर जहन, धर्मनिरपेक्ष लोगों की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी और माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। और उत्तर प्रदेश के अंदर उस वक्त वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। और उसी दौरान, आज तो बूढ़ी हो गई हैं, मोहसिना किदवई भी 50-55 साल की नौजवान महिला थी, वो सांसद हुआ करती थी, उनकी भी उस वक्त कुछ नहीं चली थी। और पीएसी ने जितना जुल्म मुसलमानों पर किया था कांग्रेस के नेतृत्व में, जब इन चीजों की जांच हुई और ये बातें खुली तो पता चला कि कांग्रेस हाईकमान ने इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया है, इस तरह के इशारे किए हैं कि आप अपना काम करो। जैसे भी दिल्ली के अंदर हुआ कि दिल्ली में सीए नागरिकता कानून के बाद लोग गिड़गिड़ाते रहे, लोग पुलिस को फोन करते रहे, लेकिन पुलिस ने किसी की कोई सुनवाई नहीं करी और उधर लोग 19 मस्जिदें जला दी, 4 मदरसे जला दिए, 2 दरगाहें, सैकड़ों घरों को जलाकर जो है सैकड़ों लोगों के मौत के घाट उतार दिया और फिर उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। यही ठीक कहानी सन 1987 में 22 मई 1987 माह रमजान का अलविदा जुमा रात के करीब 9, साढ़े 9 बजे जब मुसलमान तरावी की तैयारी कर रहे थे, वो उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत में, कांग्रेस के शासन काल में, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री और वीर बहादुर सिंह उस वक्त क्या हुआ करते थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। साथ ही इतनी खतरनाक घटना भारत के इतिहास में घटी कि आज जब हम उसको सुनते हैं, जब हम उसको देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तो रूह कांप उठती है। आज वही 22 तारीख है, वही 22 मई है। मैं तमाम अपने लोगों से आह्वान करूंगा, मैं उन लोगों से आह्वान करूंगा जो कहते हैं कि भाजपा को हटाओ। मैं भाजपा का समर्थक नहीं हूं, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं बाम सेफ की विचारधारा से प्रभावित हूं, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चलता हूं, जहां उन्होंने कहा कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित देश की सत्ता में बहुजनों को हिस्सेदारी मिले, व्यवस्था के अंदर हिस्सेदारी मिले। मैं उस विचारधारा का आदमी हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बहन, जिसको मुसलमान और मुसलमानों के उलेमा सेकुलर समझकर समर्थन करते हैं, उस कांग्रेस का जन्मजात विरोधी हूं। जब मैं इतिहास को पढ़ता हूं कि 57 साल के शासन काल में कांग्रेस ने 63,000 सांप्रदायिक दंगों में हम लोगों का कत्लेआम कराया, तो रूह कांप उठती है। तो मैं ऐसे मुसलमानों से कहना चाहता हूं जो मुझे
भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताते हैं, आरएसएस का दलाल बताते हैं। मैं कहता हूं कि मैं आपके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने में पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन कोई आकर के ये तो बताए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आप हराते हैं, सत्ता से हटाते हैं, तो लाएंगे किसे? उस कांग्रेस को जिसने आज से 33 साल कबल 22 मई 1987 को माह रमजान में, जब मुसलमान दिन में रोजा थे और रात को तरावी की तैयारी कर रहे थे, और 45 मुसलमानों को पुलिस ने वैन में भरकर वीर बहादुर सिंह की सरकार में, कांग्रेस की हुकूमत में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको ले जाकर मुरादनगर की नहर में उनको गोलियां मार मार कर उनको मौत के घाट उतार दिया और एक लंबे अरसे तक मुकदमा चला। उस कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हो? उस कांग्रेस को आप भारत की हुकूमत सौंपना चाहते हो? मैं भी भाजपा का विरोधी हूं। तो इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि धरातल पर काम करो, इतिहास पढ़ो, और जिन जिन लोगों ने आपके साथ जुल्म किया है उनको कभी सत्ता ना सौंपो। सबक सीखो इतिहास से। 1984 में सिखों का कत्लेआम कांग्रेस ने कराया था, और कांग्रेस, सिख लोग भारत के एक छोटे से हिस्से, छोटे से प्रांत पंजाब में रहते हैं। मात्र 2 करोड़ की संख्या है, लेकिन वो मार्शल कौम है, जिंदा कौम है। उन्होंने 1984 से आज तक सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री तो बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस के अंदर एक साधारण सा कार्यकर्ता भी नहीं रहने दिया, एक सभासद भी नहीं बनने दिया, और उसके एवज में 2 बार 10 साल लगातार अपना प्रधानमंत्री बनवा कर रखा। इस जिंदा कौम से सबक लो। और तुम भारतीय जनता पार्टी को हटाकर सिर्फ बात करते हो कांग्रेस को लाने की। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप कौन सी राजनीति करते हैं। आप कुली की भूमिका में खड़े हैं, एक को चढ़ाते हैं, दूसरे को उतारते हैं, दूसरे को चढ़ाते हैं, तीसरे को उतारते हैं। अरे आइडियोलॉजी पर काम करो, विचारधारा पर काम करो, और उस विचारधारा को सत्ता में लाओ। जो विचारधारा संविधान के मुताबिक मसावात में विश्वास रखती हो, जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित भारत की सत्ता और व्यवस्था में आपको हिस्सेदारी देने का काम करती हो। और वो काम आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ एक नया राजनीतिक विकल्प खड़ा हुआ है आपके सामने। माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, माननीय वीएल मातंग जी के नेतृत्व में, माननीय हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, और उसका नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी। आप एक बार इसको सपोर्ट करें। इसलिए 22 मई भारत के इतिहास का काला अध्याय है, और इसका मुस्लिम नौजवान अध्ययन करें, और अगर जरूरत हो तो हमारी मदद लें या और लोगों की मदद लें, हम उसके लिए तैयार हैं। साथियों, आपने मुझे एडवोकेट इंतखाब आजाद को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत और जय मूल निवासी।